Forces affecting the velocity and direction of wind. You already know that the air is set in motion due to differences in atmospheric pressure. हवा का ये जो मोशन है ये किस वजह से होता है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस के कारण। ये हम ऑलरेडी अभी तक पढ़ चुके हैं। द एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। अब जो हवा मोशन में होती है उसे हम विंड कहते हैं। द विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है। द विंड एट सरफेस एक्सपीरियंसेस फ्रिक्शन। अब सरफेस पर विंड को किस चीज का अनुभव होता है? फ्रिक्शन का। इन एडिशन रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑल्सो अफेक्ट्स विंड मूवमेंट। जो धरती का रोटेशन है ये भी जो है विंड मूवमेंट को काफी अफेक्ट करता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स। अब जो फोर्स अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है वो कहलाता है कोरियोलिस फोर्स। Thus, horizontal winds near the earth surface respond to the combined effect of three forces. तो जो हॉरिजॉन्टल विंड्स होती हैं अर्थ सरफेस के पास, ये बेसिकली जो तीन कंबाइंड इफेक्ट होते हैं, तीन फोर्सेस के कंबाइंड इफेक्ट को रिस्पॉन्ड करती हैं। जैसे एक होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दूसरा होता है फ्रैक्शनल फोर्स, और तीसरा होता है कोरियोलिस फोर्स। इन एडिशन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स डाउनवर्ड। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण वाला जो फोर्स है, वो नीचे की तरफ एक्ट करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है। द डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूसेस अ फोर्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो डिफरेंस है वो फोर्स उत्पन्न करता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज द प्रेशर ग्रेडियंट। जो रेट है प्रेशर के चेंज की वजह से विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब क्या चाहिए, जो प्रेशर और डिस्टेंस की वजह से जो रेट ऑफ चेंज आता है वो कहलाता है प्रेशर ग्रेडियंट। The pressure gradient is strong where the isobars are close to each other and is weak where the isobars are apart. ये प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जब आइसोबार्स जो एक दूसरे के काफी क्लोज होती हैं, और कमजोर होता है जब आइसोबार्स एक दूसरे से काफी दूर होती हैं। दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। इट अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ द विंड। ये स्पीड की जो विंड की स्पीड है उसको काफी ज्यादा असर डालता है। It is greatest at the surface and its influence generally extends up to the elevation of 1 to 3 kilometers. ये ज्यादा सरफेस पे होता है और इसका प्रभाव जो है वो एक तरह से हाइट जितनी ऊंची हो सकती है इसकी 1 से 3 किलोमीटर तक के एरिया पे इसका असर रहता है। ओवर द सी सरफेस द फ्रिक्शन इज मिनिमल। सीज के सरफेस पे सबसे ज्यादा कम फ्रिक्शन होता है। कोरियोलिस फोर्स। द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड। अब ये जो अर्थ का रोटेशन है अपनी एक्सिस पे, ये भी जो है विंड के डायरेक्शन पर असर डालता है। This force is called Coriolis force after the French physicist who described it in 1844. ये जो फोर्स है इसका नाम कोरियोलिस फोर्स जो है एक फ्रेंच फिजिसिस्ट के नाम पे रखा गया है जिन्होंने इसके बारे में बताया था 1844 में। It deflects the wind to the right direction in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. ये क्या करती है? हवा को डिफ्लेक्ट करती है राइट तरफ डायरेक्शन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर और लेफ्ट डायरेक्शन में सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। दैट डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन द विंड वेलोसिटी इज हाई। अब विंड की जब वेलोसिटी बहुत तेज होती है तब ये जो डिफ्लेक्शन है ये बहुत ज्यादा होता है। द कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। कोरियोलिस फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ लैटिट्यूड के। इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। तो ये बहुत ज्यादा है पोल्स पर इक्वेटर पर बिल्कुल ही नहीं होता। द कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये परपेंडिकुलर लगता है जो प्रेशर है ग्रेडियंट फोर्स का उसके। द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एन आइसोबार। और ये जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है ये आइसोबार के परपेंडिकुलर होता है। द हायर द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, the more is the velocity of the wind and the larger is the deflection in the direction of the wind. जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा उतनी ही ज्यादा विंड की वेलोसिटी होगी और उतना ही ज्यादा जो है विंड डायरेक्शन में अपने डिविएट करेगी। As a result of these two forces operating perpendicular to each other in the low pressure areas, the wind blows around it. नतीजन क्या होता है? ये जो दोनों फोर्सेस हैं क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे होते हैं लो प्रेशर एरियाज में, तो जो विंड है वो इसके चारों तरफ ब्लो करती है। एट द इक्वेटर द कोरियोलिस फोर्स इज 0 एंड द विंड ब्लोज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स। इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स 0 होता है और जो विंड है वो ब्लो करती है परपेंडिकुलर आइसोबार्स के। द लो प्रेशर गेट्स फिल्ड इंस्टेड गेटिंग इंटेंसिफाइड। तो जो लो प्रेशर है वो भर जाता है बजाय और तीव्र होने के।
दैट इज द रीजन वाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नॉट फाउंड नियर द इक्वेटर। इसी कारण से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो इक्वेटर के पास नहीं होते। प्रेशर एंड विंड, द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड आर द नेट रिजल्ट ऑफ द विंड जनरेटिंग फोर्सेस। जो वेलोसिटी है या जो डायरेक्शन है विंड का, वो किस चीज का नतीजा है? विंड जनरेटिंग फोर्सेस जो है उनकी वजह से। The winds in the upper atmosphere 2 to 3 kilometers above the surface are free from frictional effect of the surface and are controlled by the pressure gradient and Coriolis force। जो विंड अपर एटमॉस्फेयर में होती हैं लगभग 2 या 3 किलोमीटर सरफेस से ऊंची, वो पूरी तरह से जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है सरफेस का उससे फ्री होती हैं और इसी वजह से वो कंट्रोल होती हैं प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स से। When isobars are straight and when there is no friction, the pressure gradient force is balanced by the Coriolis force and the resultant wind blows parallel to the isobar। जब ये जो आइसोबार्स हैं बिल्कुल सीधे होते हैं, कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, तो ये जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है ये बैलेंस किया जाता है कोरियोलिस फोर्स से और नतीजा क्या होता है कि जो विंड जो है वो पूरी तरह से आइसोबार के पैरेलल ब्लो करती है। दिस विंड इज नोन एज जियोस्ट्रॉफिक विंड और इस तरह की विंड को हम जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं। The wind circulation around a low is called cyclonic circulation और जो विंड का सर्कुलेशन लो के आसपास होता है उसे हम साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं। अराउंड ए हाई इट इज कॉल्ड एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन और हाई के पास होता है तो हम इसको एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं। The direction of winds around such system changes according to their location in different hemispheres। अब ये जो विंड का डायरेक्शन है इस तरह के सिस्टम्स में वो जो है चेंज होता है, उनकी लोकेशन पर निर्भर करता है डिफरेंट एटमॉस्फेयर्स में कैसी है। The wind circulation at the earth's surface around low and high on many occasions is closely related to the wind circulation at the higher level। ये जो विंड का सर्कुलेशन है अर्थ सरफेस पर लो और हाई के अराउंड कई ओकेजन्स पे ये काफी हद तक क्लोजली रिलेटेड है उस विंड सर्कुलेशन के जो हाई लेवल पे होता है। जनरली ओवर लो प्रेशर एरिया द एयर विल कॉन्वर्ज एंड राइज। जो लो प्रेशर एरिया होते हैं उसमें जो एयर है वो कॉन्वर्ज होती है और ऊपर की तरफ उठती है। ओवर हाई प्रेशर एरियाज द एयर विल सबसाइड फ्रॉम अबव एंड डाइवर्ज एट द सरफेस। वही हाई प्रेशर एरिया में जो एयर है वो ऊपर से सबसाइड होती है और फिर सरफेस पर डाइवर्ज हो जाती है, अलग हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम कॉन्वर्जेंस सम एडीज कन्वेक्शन करेंट्स ओरियोग्राफिक अपलिफ्ट एंड अपलिफ्ट अलोंग फ्रंट कॉज द राइजिंग ऑफ एयर विच इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। कॉन्वर्जेंस, कुछ एडीज या कन्वेक्शन करेंट्स हो गए, ओरियोग्राफिक अपलिफ्ट हो गई या अपलिफ्ट जो फ्रंट्स पे होता है, इन सब के अलावा जो हवा ऊपर की तरफ उठती है जो कि काफी असेंशियल है फॉर्मेशन के लिए, जो क्लाउड्स बनते हैं या प्रेसिपिटेशन जो होता है उसके लिए भी जो एयर है या जो हवा का उठना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, द पैटर्न ऑफ प्लैनेटरी विंड्स लार्जली डिपेंड्स ऑन लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग। अब जो पैटर्न है प्लैनेटरी विंड्स का वो किस पर निर्भर करता है? पहला है लैटिट्यूडनल वेरिएशन जो एटमॉस्फेरिक हीटिंग का होता है, दूसरा है इमर्जेंस जो प्रेशर बेल्ट्स का होता है, तीसरा माइग्रेशन उन बेल्ट्स का जो कि पाथ ऑफ द सन को फॉलो करेंगे, चौथा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस और पांचवा है अर्थ का रोटेशन। द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेटरी विंड इज कॉल्ड द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। यही जो पैटर्न है, कहना चाहिए जो प्लैनेटरी विंड्स के मूवमेंट का जो पैटर्न है इसे हम कहते हैं जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर आल्सो सेट्स इन मोशन द ओशियन वाटर सर्कुलेशन व्हिच इन्फ्लुएंसेस द अर्थ क्लाइमेट। अब ये जो जनरल सर्कुलेशन है एटमॉस्फेयर का ये किसको गति दे देता है? ओशियन वाटर सर्कुलेशन को, जो कि काफी हद तक प्रभावित करता है अर्थ के क्लाइमेट को। अ स्कीमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द जनरल सर्कुलेशन इज शोन इन फिगर 10.6। अब ये 10.6 में आपको एक तरह से जनरल सर्कुलेशन जो है उसका एक डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है, सिस्टमैटिक तरीके से या स्कीमेटिक तरीके से आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है। The air at the intertropical convergence zone rises because of convection caused by high insolation and a low pressure is created। जो एयर होती है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की वो ऊपर की तरफ क्यों उठती है? क्योंकि ये जो कन्वेक्शन होता है, हाई इंसुलेशन यानी कि
जो हाई सनरेज हैं उनकी वजह से जो कन्वेक्शन होता है तो एक लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है। द विंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक कन्वर्ज एट दिस लो प्रेशर जोन, और जो विंड्स हैं ट्रॉपिक से वो कन्वर्ज होने लग जाती हैं लो प्रेशर जोन पर। द कन्वर्ज्ड एयर राइजेस अलोंग विद द कन्वेक्टिव सेल, और जो कन्वर्ज एयर है अब वो ऊपर की तरफ उठने लगती है कन्वेक्टिव सेल के साथ। इट रीचेस द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर अप टू एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 14 किलोमीटर। ये ऊपर की तरफ उठती है ट्रोपोस्फियर में लगभग 14 किलोमीटर की हाइट तक, एंड मूव टूवर्ड्स द पोल, और उसके बाद मुझे पोल्स की तरफ मूव करने लगती है। दिस कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ एयर एट अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ये जो है एक तरह से हवा का जमाव हो जाता है लगभग 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे। Part of the accumulated air sinks to the ground and forms a subtropical high. जितनी भी इकट्ठी हुई हवा है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो ग्राउंड में सिंक हो जाता है और इसकी वजह से वहां पर वो एक सब ट्रॉपिकल हाई बनाता है। Another reason for the sinking is the cooling of air when it reaches 30 degree north and south latitudes. एक और कारण है सिंकिंग का, वो ये है कि हवा का ठंडा होना जब वो 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पहुंचती है लैटिट्यूड में। Down below near the land surface, the air flows towards the equator as the easterlies. लैंड सरफेस के पास हवा जो है वो इक्वेटर की तरफ बहती है, उसको कहते हैं ईस्टर्लीज। द ईस्टर्लीज फ्रॉम द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर कन्वर्ज इन द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ये जो ईस्टर्लीज हैं दोनों ही तरफ से इक्वेटर के कन्वर्ज करती हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में। Such circulations from the surface upwards and vice versa are called cells. तो इस तरह के जो सर्कुलेशन होते हैं सरफेस से ऊपर की तरफ या उल्टी तरफ, इसको बोलते हैं सेल्स। सच अ सेल इन द ट्रॉपिक्स इज कॉल्ड हेडलेस सेल। इस तरह के सेल जो ट्रॉपिक्स में होते हैं उन्हें हेडलेस सेल कहते हैं। इन द मिडिल लैटिट्यूड्स द सर्कुलेशन इज दैट ऑफ सिंकिंग कोल्ड एयर दैट कम्स फ्रॉम द पोल्स एंड द राइजिंग वार्म एयर दैट ब्लोज फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई। मिडिल लैटिट्यूड में सर्कुलेशन जो होता है वो जो सिंक कर रही कोल्ड एयर होती है जो कि पोल से आ रही होती है, और ऊपर उठती हुई गर्म हवा होती है जो सब ट्रॉपिकल हाई से आ रही होती है। एट द सरफेस दीज विंड्स आर कॉल्ड वेस्टर्लीज एंड द सेल इज नोन एज फेरल सेल। अब सरफेस पे ये विंड्स जो है वेस्टर्लीज कहलाती हैं और इस सेल को हम जो है फेरल सेल कहते हैं। एट पोलर लैटिट्यूड्स the cold dense air subside near the pole and blow towards middle latitudes as the polar easterlies. अब पोलर लैटिट्यूड्स पर ये जो ठंडी एक थिक हवा होती है ये सबसाइड कर जाती है पोल्स पर और फिर मिडिल लैटिट्यूड की तरफ ब्लो करती है पोलर एस्ट्रलीज जैसी। दिस सेल इज कॉल्ड द पोलर सेल। अब इस सेल को हम यहाँ पर पोलर सेल कहते हैं। These three cells set a pattern for the general circulation of the atmosphere. तो यही तीन मुख्य सेल हैं जो जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के पैटर्न को सेट करते हैं। The transfer of heat energy from lower altitudes to higher altitudes maintain the general circulation. और ये जो हीट एनर्जी का ट्रांसफर होता है लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड की तरफ, ये जो है इस जनरल सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। The general circulation of the atmosphere also affects the ocean. अब ये जो जनरल सर्कुलेशन है एटमॉस्फेयर का ये ओशियन पर भी प्रभाव डालता है। The large scale winds of the atmosphere initiate large and slow moving currents of the ocean. ये जो बहुत बड़ी मात्रा में विंड्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, ये एक तरह से इनिशिएट करती हैं जो बहुत बड़ी या धीमी मूवमेंट होती है ओशियन करंट्स की। Ocean in turn provide input of energy and water vapor into the air. अब महासागर जो है इसके बदले में क्या करता है, एनर्जी इनपुट देता है और साथ ही साथ वाटर वेपर जो है वो हवा में छोड़ता है। एक तरह से वाटर वेपर जो है वो हवा में उड़ते हैं। These interactions takes place rather slowly over a large portion of the ocean. और ये जो इंटरेक्शंस है वो बहुत धीमी गति से होता है बहुत बड़े हिस्से पे ओशियन की। जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन ओशियंस। Warming and cooling of the Pacific Ocean is the most important in terms of the general atmospheric circulation. Pacific Ocean में जो गर्म होना या जो ठंडा होना है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है खास तौर से जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के टर्म्स में। The warm water of the Central Pacific Ocean slowly drifts towards Southern American coast and replaces the cool Peruvian current. ये जो गर्म पानी होता है सेंट्रल पैसिफिक ओशियन का ये धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर जाता है सदर्न अमेरिकन कोस्ट की तरफ
और वहां का जो ठंडा पेरुवियन करंट है उसको रिप्लेस कर देता है। सच अपीयरेंस ऑफ वार्म वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इज नोन एज एल नीनो। अब इस तरीके का ये जो गर्म पानी है कोस्ट की तरफ पेरू के, इसको कहते हैं एल नीनो। द एल नीनो इवेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रेशर चेंज इन द सेंट्रल पैसिफिक एंड ऑस्ट्रेलिया। अब एल नीनो का ये जो पानी का चेंज होना है, इसका जो है ये पूरी तरह से रिलेटेड है प्रेशर चेंजेस से जो कि सेंट्रल पैसिफिक और ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। दिस चेंज इन प्रेशर कंडीशन ओवर पैसिफिक इज नोन एज द सदर्न ऑस्किलेशन। अब ये जो बदलाव होता है प्रेशर की कंडीशन में पैसिफिक के ऊपर, इसको कहते हैं सदर्न ऑस्किलेशन। द कंबाइंड फिनोमिनन ऑफ सदर्न ऑस्किलेशन एंड एल नीनो इज नोन एज एनसो। अब ये जो कंबाइंड प्रक्रिया होती है सदर्न ऑस्किलेशन की और एल नीनो की, इसे हम एनसो कहते हैं। In the years when ENSO is strong, large-scale variations in weather occur over the world. उन सालों में जब एनसो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हैं वेदर में देखने को मिले पूरी दुनिया के अंदर। The arid west coast of the South America receives heavy rainfall, drought occur in Australia and sometimes in India and floods in China. नतीजा क्या हो रहा था कि जो एरिड वेस्ट कोस्ट है, मतलब जहाँ बिल्कुल नाम को बारिश होती है, सूखा एरिया है साउथ अमेरिका का, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हुई। ऑस्ट्रेलिया में जो है सूखा पड़ गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, या कई बार बारिश हो जाती है या बाढ़ आ जाती है चाइना में, इंडिया में। दिस फिनोमिनन इज क्लोजली मॉनिटर्ड एंड इज यूज्ड फॉर लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग इन मेजर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो प्रक्रिया है इसको बहुत ध्यानपूर्वक मॉनिटर किया जा रहा है और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है ताकि आगे जो वेदर चेंजेस हैं जो बड़े बड़े हिस्सों में वर्ल्ड के, उनकी एक तरह से फोरकास्टिंग भी करी जा सके कि भाई आगे क्या हो सकता है वेदर चेंजेस में या क्लाइमेट चेंजेस में।